एएस एंग्लो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको पढ़ाऊंगी फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपने हिंदी में पढ़ा होगा और इंग्लिश में आपने नहीं पढ़ा। हिंदी में इसको कहते हैं अलंकार। अलंकार आपने हिंदी में पढ़े हैं ना, वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? तो फिगर ऑफ स्पीच मीन्स ऑर्नामेंट्स। As a woman wears ornaments to look beautiful, so in literature we use figure of speech. जैसे कि एक महिला सुंदर दिखने के लिए ऑर्नामेंट्स का, आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार लिटरेचर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी राइटिंग्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का। आइए देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। तो पहले है व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इसकी डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट एंड ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच साधारण शब्दों, ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड से डेविएशन है, माने उससे अलगाव है। डेविएशन माने होता है उनका प्रयोग नहीं करना, यानी साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अलंकार का प्रयोग करते हैं। किस बात के लिए? टू इंक्रीज देयर इफेक्ट, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए, एंड ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इट इज नॉट ओनली यूज टू एम्बेलिश द लैंग्वेज बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एम्फेसिस, फ्रेशनेस एंड एक्साइटमेंट टू द एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि भाषा में केवल पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग इसकी फ्रेशनेस को, इसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, शी इज़ इनोसेंट, यानी वो एक भोली भाली लड़की है, वो बड़ी इनोसेंट है। यदि इसी बात को हम ऐसे कहें कि शी इज़ इनोसेंट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल नवजात शिशु होता है, उसकी तरह, उसके समान वो इनोसेंट है। तो इससे हमें तुलना करने में, ये उसकी जब न्यू बॉर्न बेबी के साथ तुलना की गई तो उससे उसकी भोलेपन की जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो बढ़ गई। उसी तरह यदि हम कहते हैं लुक एट ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों को देखो, और उसी तरह यदि उसी बात को हम कहें कि लुक एट द स्माइलिंग ग्रीन फील्ड्स, मुस्कुराते हुए हरे भरे खेतों को देखो, तो इससे उसकी क्या बढ़ जाता है? उसकी फ्रेशनेस, उसका एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो लिटरेचर में, राइटिंग्स में फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच क्या है। वैसे तो बच्चों हंड्रेड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब सैकड़ों प्रकार के अलंकार जो हैं वो दिए गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 7 टाइप के हैं। और वो कौन कौन से 7 टाइप्स हैं? देखिए, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले और एनोमोटिपिया। तो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनके टाइप्स हैं। और अब हम आते हैं सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच को कीवर्ड्स में लर्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में या तो ऐसे आता है कि सेंटेंसेस आते हैं और ये लिखा होता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरा एक तरीके से ऐसे आते हैं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सिमिली और मेटाफर, किसी की भी एक की डेफिनेशन आ जाती है और उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन को लर्न कराने के लिए मैंने इसको कीवर्ड्स में बांटा है। अब आप फिगर ऑफ स्पीच को जब कीवर्ड्स में देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे सिमिली में एक वर्ड है कंपैरिजन, आप इसमें माइंड में सिर्फ रखिए एक वर्ड कंपैरिजन, बाकी आगे जब मैं डिटेल बताऊंगी तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन और हेल्पिंग वर्ड्स कौन कौन से? लाइक, एज और सो। देखिए, दूसरा है मेटाफर। मेटाफर में जो कंपैरिजन है उसमें कंपैरिजन तो है बट विदाउट यूजिंग वर्ड्स। इसमें लाइक, सो, एज इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या है? इसमें नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग बींग्स, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीज को एज अ लिविंग बींग दिखाया जाता है।
तो ये 2 वर्ड्स आपको याद करना है, नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग बीइंग। दूसरा है इसके बाद 4th नंबर का है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी में है एड्रेस टू डेड और नॉन लिविंग थिंग्स। हम एड्रेस करते हैं किसी मृत व्यक्ति को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, जो पर्सोनिफाइड करके करते हैं, मतलब उसको हम एज अ लिविंग थिंग उसको एड्रेस करते हैं, यानी संबोधन करते हैं। ऑक्सीमोरॉन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट क्वालिटीज। जब दो विरोधाभास देने वाली क्वालिटीज को हम एक साथ रखते हैं तो ऑक्सीमोरॉन होता है। हाइपरबोले क्या होता है? अनरियलिस्टिकली ओवर स्टेटमेंट, यानी अवास्तविक रूप से बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, वो हाइपरबोले होता है। और ओनोमेटोपिया क्या होता है? नेचुरल एक्चुअल साउंड्स। नेचुरल माने होता है वास्तविक, एक्चुअल नेचुरल माने होता है प्राकृतिक और एक्चुअल माने होता है वास्तविक। साउंड्स माने ध्वनि। जैसे घड़ी की आवाज़ है टिक टॉक, टिक टिक, है ना, डिंग डोंग। पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है? चिटर चैटर। तो ये सब क्या है? ये हैं इसके कीवर्ड्स। आपको ये लिस्ट में एक बार फिर से दिखाऊंगी ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम आते हैं सबसे पहले सिमली पर। सिमली क्या होता है? सिमली को हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। तो जैसे नाम से है कि इसमें उपमा दी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के, और वो भी अलग अलग चीज़ों के बीच में। अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन शोइंग सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक, एज और सो। सिमली वो अलंकार है जिसमें हम कंपैरिजन, तुलना करते हैं, और सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स, हम दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं और जिसमें एक चीज़ जरूर समान होती है। जब हम उसकी तुलना करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो समान होती है उसकी तुलना होती है, और उसके लिए हम वर्ड्स जिनका यूज़ करते हैं वो होते हैं लाइक, एज और सो। एग्जाम्पल देखिए, द ग्लो ऑफ द ट्यूबलाइट वॉज एज ब्राइट एज द सनशाइन। देखो, ट्यूबलाइट की रोशनी चमकती है और सनशाइन में भी रोशनी होती है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्यूबलाइट भी अलग है और धूप भी अलग है, लेकिन दोनों में एक समान क्वालिटी है, ब्राइटनेस। हालांकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है और ट्यूबलाइट की बहुत हल्की होती है, लेकिन उसकी ग्लो, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है द ग्लो ऑफ द ट्यूबलाइट, कि ट्यूबलाइट की रोशनी एज ब्राइट एज द सनशाइन, धूप की तरह चमकदार है। एज वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पर सिमली है। देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं अकेला भटकता रहा एक बादल की तरह। जैसे आसमान में बादल अकेला भटकता रहता है, ऐसे मैं भटकता रहा। तो इसमें एक व्यक्ति की तुलना की गई है क्लाउड से, बादल से। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीन्स सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। यानी एक छोटी सी कैंडल, मोमबत्ती, अपनी रोशनी को कितनी दूर तक पहुंचा देती है, उसी तरह व्यक्ति के अच्छे कार्य इस दुष्ट संसार में भी चमकते हैं। तो वैसे ही जो है ये तुलना है, तो सो वर्ड का यूज हुआ है और इसमें सिमिली यानी उपमा अलंकार है। देखिए अगला एग्जाम्पल, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये एक जैसे आसमान से धीमी धीमी बारिश गिरती है, इट ड्रॉपेट, ये मर्सी पोएम का एग्जाम्पल है। उसी तरह मर्सी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में आती है। तो ये सिमिली जो है उपमा अलंकार है। इसमें एक बात बच्चों ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जब एक ही जाति या समुदाय के दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ सिमिली नहीं होता। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया कि राहुल इज एज माइजर एज हिज फादर। राहुल अपने पिता की तरह ही माइजर यानी कंजूस है। तो यहाँ पर पिता और राहुल दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं, तो उनको इसमें यहाँ पर सिमिली नहीं माना जाएगा, ये सिमिली नहीं होता। सिमिली तब होता है जब दो डिफरेंट थिंग्स हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी, तो तब वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? सिमिली का यूज़ करते हैं, तब हम उसे सिमिली मानते हैं। अब आते हैं हम, अगला हमारा है मेटाफर। मेटाफर क्या है? इन मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। इसका मतलब हुआ इसमें भी हम कंपैरिजन ही दिखाते हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, वो भी डिफरेंट थिंग्स का,
अलग अलग विभिन्न चीज़ों का, भिन्न भिन्न चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन लाइक, सो और एस इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। एक्चुअली में हम इसको इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम इसमें चीज़ का कंपैरिजन नहीं करते, मतलब कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन हम उसको वो चीज़ मान ही लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि उसके जैसी है, हम ये कहते हैं वो वैसी ही है। जैसे लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो जीवन में जो चटपटापन है ना, वो क्यों है? लव इज़ द, कहते हैं प्यार जीवन का मसाला है, मतलब प्यार जो है जीवन को मसालेदार चटपटा बनाता है। तो प्यार जो है जीवन का मसाले की तरह नहीं है, बल्कि मसाला ही है। तो ये हो जाता है मेटाफर। देखिए, द असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज, जो असाइनमेंट है, जो ऑफिस से मिला है, कोई काम मिला है, वॉज अ ब्रीज। ब्रीज माने होता है लाइट, हल्का, हवा की तरह है, बहुत हल्का है। तो यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि हल्का है, हवा की तरह है, इन्होंने कहा असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज, असाइनमेंट हल्का है, हवा जैसा हल्का है, हल्का ही है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह नहीं है, बल्कि शेक्सपियर ही है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। देखिए, इसमें इज, एज, लाइक जैसे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ एक, जीवन एक कहानी है जो मूर्खों के द्वारा कही गई है। तो ये सब क्या है? मेटाफर है। अब आते हैं हम पर्सोनिफिकेशन पर। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मेटाफर की मैं आपको हिंदी बताना भूल गई। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। सिमली को कहा उपमा अलंकार, मेटाफर को कहा रूपक अलंकार, और पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है? इन पर्सोनिफिकेशन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम जितने भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, हम उनको, जैसे नाम से पता चल रहा है पर्सन, उनको हम एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, हम उन्हें व्यक्ति बना देते हैं। हम उनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो मानवीय विशेषताएं, एक इंसान में जो विशेषताएं होती हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, हम उस तरह एक नॉन लिविंग थिंग को, एक निर्जीव चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। वो पर्सोनिफिकेशन माना होता है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, द ट्रीज स्क्रीम इन द रैगिंग विंड। रैगिंग माने होता है तेज चलने वाली, तूफानी हवाएं जो तेज चलती हैं, उसमें ट्रीज भी स्क्रीम माने चिल्लाने लगे। तो क्या ट्रीज, पेड़ चिल्लाते हैं? आदमियों की तरह, इंसानों की तरह चिल्लाते हैं? नहीं चिल्लाते। लेकिन यहाँ पे स्क्रीम वर्ड यूज करके ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको एक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द लीव्स डांस इन द कूल ब्रीज। ठंडी हवा में पत्तियां नृत्य करने लगी, डांस करने लगी। तो क्या पत्तियां डांस करती हैं? किसी व्यक्ति की तरह, इंसान की तरह डांस करती है? नहीं। लेकिन यहाँ पे लीव्स को क्या, कैसे दिखाया गया? डांस करता हुआ। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ ऐसी, वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, कभी किसी ने झूठ देखा है? नहीं देखा ना, तो उसके पैर कैसे हो सकते? लेकिन झूठ को हमने क्या बता दिया? एक इंसान बना दिया और कह दिया उसके पैर नहीं है। तो अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो चिंता क्या किसी के चेहरे पर बैठती है? नहीं बैठती। लेकिन इसमें दिखाया गया कि वो पर्सोनिफाइड कर दिया गया है चिंता को, जो उसके चेहरे पर बैठ गई है। अगला एग्जाम्पल अगला देखिए, अगला फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी को हम हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। और संबोधन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं। और एड्रेस किसे करते हैं? डेड को, यानी किसी मृत व्यक्ति को, एब्सेंट को, अनुपस्थित को, और कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसको हमने मानवीय रूप दे दिया है, ऐसी कोई निर्जीव चीज़, या ऐसा कोई विचार, या ऐसा कोई आइडिया। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या है? एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल से देखते हैं हम। ओ जूलियस सीजर दौ आर्ट माइटी येट। इसमें जूलियस सीजर मर चुका है, तब ये स्टेटमेंट है जूलियस सीजर का, और इसमें मरे हुए जूलियस सीजर के लिए कह रहे हैं ओ जूलियस सीजर। तो मरे हुए को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। दाउ आर्ट माइटी येट, तुम्हारे कौशल अब भी शक्तिशाली है, तुम्हारी कला अब भी, तुम्हारी जो प्रवीणता है, जो तुम्हारा कौशल है, वो अब भी शक्तिशाली है। तो इसमें एड्रेस कर रहे हैं किसको? जूलियस सीजर को, जो डेड है। अब देखिए, ओ लाइफ आई नो नॉट
व्हाट दाउ आर्ट, इसमें लाइफ को, लाइफ जीवन है, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, एक व्यक्तित्व दे दिया गया है और कहा, कैसे कहते हैं कि हे जीवन, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, कि तुम्हारा क्या कौशल है, तुम्हारा क्या कौशल है, मैं ये नहीं जानता। तो ये क्या है, एपिस्ट्रॉफी है। अब देखिए फ्रेलिटी, दाई नेम इज विमेन, इसमें दे लिख दिया है, दाई है एक्चुअली में THY, दाई नेम इज विमेन, इसका मतलब हुआ फ्रेलिटी, मैंने कमज़ोरी होता है, कमज़ोरी, तुम्हारा नाम ही औरत है। तो यहाँ औरत शब्द जो है, तुम्हारा नाम ही औरत है, इसमें फ्रेलिटी, फ्रेलिटी माने कमज़ोरी को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो ऐसे। तो यहाँ फ्रेलिटी का मतलब धोखेबाजी है, धोखेबाजी, तुम्हारा नाम ही स्त्री है, ये है एपिस्ट्रॉफी। अगले पर जाते हैं, ऑक्सीमरोन। इन ऑक्सीमरोन टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज और क्वालिटीज आर यूज्ड इन वन सेंटेंस। ऑक्सीमरोन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार, और इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी विचारों को या गुणों को एक सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसे ऑक्सीमरोन कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कुछ नहीं है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सब कुछ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमरोन। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वो नियमित रूप से अनियमित है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं वो रेगुलर है, एक तरफ हम कह रहे हैं इरेगुलर है, मतलब वो रोज नहीं आता है, हमें ये कहना है, तो हम कह रहे हैं ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वो नियमित रूप से अनियमित है। शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रूएलिटी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, ये कह रहे हैं शी एक्सेप्टेड द काइंड, देखो एक तरफ काइंड आ रहा है दया भरा और एकदम क्रूएलिटी आ रहा है निर्दयी, तो उसने सर्जन्स नाइफ यानी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई, तो उसने काइंड क्रूएलिटी जो एक सर्जन की होती है, एक डॉक्टर की होती है, उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। तो रहस्य कभी खुला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरह का प्रयोग किया गया है कि रहस्य खुला हुआ भी है, रहस्य भी है और खुला भी हुआ है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमरोन हुआ। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हाइपरबोले। देखिए हाइपरबोले में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। हाइपरबोले डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग माने किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो इन दिस थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। यानी हाइपरबोले में किसी भी चीज़ को हम बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, या तो किसी की महानता को, या उसको बहुत नीचा दिखाते हैं, या किसी को बहुत बेहतर दिखाते हैं, या किसी को बहुत बुरा दिखाते हैं। तो ये हाइपरबोले होते हैं। बच्चे एक्सरेशन से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा एक्सरेशन जो है वो है जब हम किसी को ओवर स्टेटमेंट करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, लेकिन हाइपरबोले वो होता है जिसमें हम अनरियलिस्टिकली किसी का ओवर स्टेटमेंट करते हैं, अवास्तविक रूप से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी का वेट कर रहे हैं, तो हम 5 मिनट से वेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो आया तो मैंने कहा मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो ये तो हुआ हमने अपनी बात को एक्सरेट करके बोला, तो एक्सरेशन हुआ। लेकिन यदि हमने कहा कि मैं सदियों से खड़ी तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोले हो गया। कौन वहाँ 5 मिनट से खड़ी हूँ और बोल रही हूँ सदियों से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई वाज स्टैंडिंग हियर फॉर एजेस एंड वेटिंग फॉर यू, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोले हो गया। तो एक्सरेशन और हाइपरबोले में कंफ्यूज्ड मत होना बेटा। और देखो एग्जाम्पल देखो इसका, शी शेड ओशन ऑफ टीयर्स, उसने समुद्र के बराबर, मतलब समुद्रों जैसा आंसू बहा दिए। तो कोई इतना रो सकता कि समुद्रों जैसा रो ले और इतना आंसू गिरा दे, तो ये हाइपरबोले हो गया। देखिए रिवर्स ऑफ फ्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, खून की नदियाँ बह गई युद्ध भूमि में। तो क्या खून की नदियाँ बहती हैं, नहीं, तो ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। अब देखिए द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट, जो आदमी गुफा में है उसमें हज़ारों हाथियों का बल है। तो क्या हज़ारों हाथियों का बल आपको लगता है कि एक इंसान में हो सकता है? तो ये क्या है, सब बड़ा चढ़ाकर जब बात करी गई है तो ये हाइपरबोले है। अब आते हैं हम ओनोमेटोपोइया। जो ओनोमेटोपोइया है इसमें क्या है, इन दिस द साउंड ऑफ द वर्ड्स इन मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस, इसमें साउंड, ध्वनि और प्रतिध्वनि सजेस्ट करती है, बताती है अर्थ, सेंटेंस को का अर्थ को और इफेक्टिव बनाती है ध्वनि और प्रतिध्वनि। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, आई बैबल,
ऑन द पैबल्स। तो पैबल्स माने होता है कंकड़, और बैबल माने होता है जब हम ठोकर मार के पैर से चलते हैं तो कंकड़ों में जो आवाज़ होती है उसको बैबल कहते हैं। तो ये आवाज़, ये साउंड जो है वो डिनोट कर रही है कि इसमें ऑनोमेटोपिया है। नेक्स्ट देखिए, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। हॉग पिग को कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिग एंड हॉग? जो पिग होता है वो बड़ा सुअर होता है और हॉग छोटे सुअर को कहते हैं। तो ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, ये साउंड है, ये आवाज़ है हॉग की यानी सुअर की। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। देखिए, चैटर चैटर एज आई फ्लो, ये चैटर चैटर साउंड है। जो ब्रिमिंग रिवर है, उफनती हुई नदी है, उसकी साउंड है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा वैसे वैसे जो आवाज़ हुई है उसको ओनोमेटोपिया में रखा गया है। तो इस तरह से ये आपको मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच बताए। अब एक बार मैं दोबारा से इस लिस्ट को आपको बताऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिमिली, उपमा अलंकार, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बनेगी सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन। देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड जो है, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, तो ये आपको याद रखना है, कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एंड हेल्पिंग वर्ड्स लाइक एज, लाइक, एज और सो आर यूज्ड। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। मेटाफर देखिए, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बट we don't use without using the words like, as or so। ये मेटाफर की होगी डेफिनेशन। personification is a figure of speech in which we use non-living things as living being। ये हो गई personification की डेफिनेशन, जिसमें हम नॉन लिविंग, निर्जीव चीज़ों को एज अ लिविंग बीइंग, एज सजीव की तरह दिखाते हैं, पर्सनालिटी दे देते हैं, उन्हें एक व्यक्तित्व दे देते हैं। एपिस्ट्रॉफी देखिए, एड्रेस टू डेड और नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम किसी डेड को, मृत व्यक्ति को या नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं तो एपिस्ट्रॉफी होता है। ऑक्सीमोरन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट क्वालिटीज़। जब दो विरोधाभासी या अपोजिट, विरोधाभासी अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी का भी यही मतलब होता है विरोधाभासी, अपोजिट का भी मतलब यही होता है। आप देखिए, कॉन्ट्ररी का मतलब भी यही होता है। क्वालिटीज़ को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है। हाइपरबोल देखिए, अनरियलिस्टिकली ओवर स्टेटमेंट, अवास्तविक रूप से जब किसी में हम ओवर स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहते हैं तो हाइपरबोले होता है। ओनोमेटोपिया में देखिए, ओनोमेटोपिया में नेचुरल एक्चुअल साउंड्स यानी प्राकृतिक वास्तविक ध्वनि जिसमें होती है वो ओनोमेटोपिया होता है। तो इस प्रकार ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट जो मैं आपको मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पोएम से स्टार्ट करूँगी, और जब हम पोएम पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब आप नोट कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ आपको समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियोस आपके चैनल पर आ जाए, आपको मिल जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, बाय।